के बाद भी। नमस्कार। संसद पर आतंकवादी हमले की 23वीं बरसी, शहीदों के सम्मान में संसद भवन परिसर में होगा आज विशेष कार्यक्रम। तो वहीं संसद में आज से भारत के संविधान पर विशेष चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली से ठोकी ताल। खबरें और भी हैं बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए हम आपके लिए हाजिर हैं आपकी सुबह की शुरुआत करने के लिए नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं जया सिन्हा। अगले घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संविधान अपनाने के 75 साल पूरा होने पर लोकसभा में आज से 2 दिवसीय चर्चा। सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। संसद पर आतंकवादी हमले की 23वीं बरसी, शहीदों के सम्मान में संसद भवन परिसर में होगा कार्यक्रम। आज कई अहम विधेयक भी सूचीबद्ध। महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज दौरे पर लगभग 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। तमिलनाडु में डिंडीगुल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लगी आग, एक बच्चे समेत 6 मरीजों की मौत, 20 घायल। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। थाईलैंड पर 9-0 से शानदार जीत के साथ जूनियर विश्व कप के लिए भी किया क्वालिफाई। संसद में आज से भारत के संविधान पर विशेष चर्चा होगी शुरू। संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 साल पूरे होने पर आज से 2 दिन तक लोकसभा में बहस होगी। दोपहर 12 बजे तक प्रश्नकाल होगा। इसके बाद संविधान पर चर्चा शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा में शामिल होंगे। इसके अलावा एचडी कुमारस्वामी, श्रीकांत शिंदे, शांभवी चौधरी, राजकुमार सांगवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल और राजीव रंजन सिंह जैसे नेता बहस में हिस्सा लेंगे। फिर कल पीएम मोदी चर्चा पर सदन को जवाब देंगे। राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को संविधान पर विशेष चर्चा होगी। देश में संविधान को अपनाए जाने के 75वें वर्ष पर लोकसभा में संविधान पर 2 दिवसीय बहस शुरू होगी, जिसको लेकर जहां भाजपा उत्साहित है तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को संविधान का हत्यारा बताया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो संविधान आज पहली बार जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद लागू हुआ तो इसका विरोध किया। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम आरक्षण की मांग करते हैं। ये वो लोग हैं जो इमरजेंसी मानसिकता बार बार दिखाते हैं और संविधान की हत्या मुस्लिम आरक्षण से लेकर जब भी वो संवैधानिक तंत्रों पर सवाल उठाते हैं उससे करते हैं। आज उनको संविधान के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या 75 में भी की और आज भी संविधान की हत्या करने की पूरी कोशिश करते हैं ये लोग। संसद के दोनों सदन में विधायिकारों की बात की जाए तो लोकसभा में आज गोवा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समयोजन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इससे पहले कल लोकसभा से आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। राज्यसभा की बात करें तो यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण पेश करेगी। इसके अलावा आज का दिन प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए सुनिश्चित है। इस दौरान
सांसद कई निजी विधेयक पेश करेंगे। साथ ही दोनों सदन में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऋषि कुमार इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। ऋषि, सबसे पहले आज बेहद अहम दिन है और संसद में संविधान पर चर्चा की अगर बात की जाए तो उसके लिए आज यहां पर निर्धारित किया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी है इस पूरे मुद्दे पर? दिन मुकर्रर किए गए हैं लोकसभा के लिए और 2 दिन राज्यसभा के लिए। और जहां तक लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने घंटे चर्चा होगी ये समय भी तय किया जा चुका है। 12 घंटे इसके लिए तय किए गए हैं और 2 दिन यानी कि आज यानी शुक्रवार और शनिवार के दिन ये चर्चा होनी है। निश्चित तौर से संविधान को लेकर जिस तरीके से अब तक सियासत हुई है उसके बाद आज अब ये जो संविधान पर चर्चा होनी है, संविधान दिवस पर जो चर्चा होनी है, इसका बहुत महत्व है क्योंकि अब देश भी सुनना चाहता है कि तमाम ऐसे मुद्दों के बीच में बार बार संविधान पर चर्चा करने से लेकर संविधान को मुद्दा बनाए जाने की जो तमाम सियासत हुई है इसमें सभी अपना अपना पक्ष रखेंगे। और जहाँ तक सत्ता पक्ष की बात है, उन्होंने कांग्रेस को एक सिरे से कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि कांग्रेस अगर देखा जाए तो संविधान के अधिकांश ऐसे भागों में जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में यूज़ किए जाने चाहिए थे, उन्होंने सामान्य परिस्थितियों में प्रयोग किया, यानी कि संविधान का दुरुपयोग करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगाती रही है। तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे सियासी मुद्दा तक बना डाला और भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके के आरोप लगाए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो संविधान बनाए जाने से लेकर जो संविधान सेंट्रल हॉल में संविधान पर जो चर्चा हुई उसमें क्या क्या बिंदु रहे, मुझे लगता है वो सारी चीज़ें भी जब बाहर निकल कर आएंगी तो और ज़्यादा दिलचस्प होगी ये चर्चा। क्योंकि उस दौरान संविधान की जो निर्माता जो समिति थी और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने एक आदर्श संविधान बनाया और दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन भी किया गया। और जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, तमाम भाषाएं हैं, तमाम संस्कृतियां हैं, तमाम धर्म हैं, इन सब चीज़ों को समाहित करने वाले एक संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कहा जाता है। और आज जबकि पूरी आबादी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, तो ऐसे देश को चलाने के लिए जो संविधान के अंदर जो प्रावधान है जिससे कि आज हम एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़े हैं, उसमें संविधान की सबसे बड़ी भूमिका है। और हर एक राजनीतिक दल, हमने देखा है आज तक जितनी भी सियासत हुई है, संविधान से इतर कोई भी सियासत नहीं गई है। यही हमारी देश की मजबूती को आगे बढ़ाती है। और संविधान से जुड़ी हुई और संविधान के चारों ओर घूमती हुई जब भी चीज़ें रहती हैं तब वो देश मजबूत होता है, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो। और तो और जो लोगों के अधिकार हैं, जो राइट टू लाइफ है, उसको भी सुनिश्चित करने का जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, वो पूरी दुनिया में एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि कैसे भारत तमाम विविधताओं के बावजूद आज एक है। और न सिर्फ एक है बल्कि एक बड़ी शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमने इस दौरान एक सपना भी देखा है कि हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हों और इसके लिए वर्तमान सरकार ने तमाम योजनाएं भी स्थापित की हैं। मुझे लगता है उन सब चीज़ों का भी उल्लेख आज की चर्चा में देखने को मिलेगा। और इन सब दौरान मुझे लगता है कि जब हम 75वीं वर्षगांठ संविधान के लागू होने की बना रहे हैं, ऐसे में इस चर्चा को बहुत ज़्यादा महत्व के साथ देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसी चर्चा के माध्यम से देश की सियासत क्या सोचती है, देश के सियासतदार क्या सोचते हैं, ये लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल, और एक मजबूत संदेश यहाँ पर पूरे विश्व में भी जाएगा। ऋषि, जिस तरह से बेहद महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं, यहाँ पर जो इस विशेष चर्चा के लिए भी जरूरी व्हिप जारी किया गया है पक्ष और विपक्ष की ओर से, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? साथ ही जिस तरह से एक संग्राम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है संसद में, उसको लेकर भी क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये व्हिप जारी होने के बाद क्या ये जो विशेष चर्चा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, चर्चा की बात की जा रही है होगी संविधान पर, किस तरह से वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, जहाँ तक चर्चा की बात करें तो चर्चा से किसी भी राजनीतिक दल ने अपने को अलग करने की कोशिश नहीं की है। सभी इसमें शामिल होंगे क्योंकि ये संविधान पर चर्चा है। और इसमें व्हिप जारी तो एक प्रक्रियागत बात होती है क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कि सरकार के से संबंधित कोई ऐसा हो या किसी विधेयक से संबंधित हो।
ये एक सामान्य चर्चा है, तो व्हिप जारी करने का एक ही मकसद होता है कि सभी सांसद उसमें उपस्थित हों और चर्चा में भाग लें। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे गतिरोध की आपने बात की, राज्यसभा में निश्चित तौर से गतिरोध लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन लोकसभा में कहीं ना कहीं कामकाज आगे बढ़ पा रहा है। बिल्कुल। हालांकि गतिरोध वहां भी देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है, कल प्रश्नकाल पूरी तरीके से चला, तमाम प्रश्नों के उत्तर सरकार ने दिए, विपक्ष ने पूछे और उसके बाद विधेयक भी पारित हुआ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकसभा की जो परिस्थिति है राज्यसभा से बेहद अलग है और वहाँ पर विपक्ष को पता है कि वहाँ परिस्थितियाँ किस तरीके से हैं, बहुमत किसके साथ है, मुद्दे क्या हैं, तो विपक्ष उसी हिसाब से व्यवहार कर रहा है। लेकिन राज्यसभा में जो गतिरोध है उसमें एक तो उन्होंने सभापति के खिलाफ जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाके खड़ा कर दिया है, इससे एक वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी है जिससे कि विपक्ष उन मुद्दों की बजाय जो वो देश के सामने रखना चाहता है वो न उठाकर सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। अब वहाँ पर अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष ने भी जॉर्ज सोरेस और सोनिया गांधी का नाम सदन के अंदर रखकर साफ तौर से कांग्रेस पर सीधा हमला किया है, जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की आक्रामक रणनीति को बता रहा है। तो इस तरीके से राज्यसभा में क्या परिस्थितियां बनेगी, प्रश्नकाल वहाँ पर क्या चल पाएगा, और बेहद महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो करीब 73 जो निजी विधेयक हैं वो वहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखना होगा कि आज वो कितना सुचारू रूप से चल पाता है। हालांकि इसके संकेत मिल रहे हैं कि ये कम ही चांसेस हैं कि इस तरीके के हो, लेकिन कई बार हमने देखा है कि संसदीय परंपराओं में बहुत सारी चीज़ें हाउस शुरू होने से पहले कई बार उसमें बदलाव देखने को मिल जाता है। तो अच्छे बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम प्रश्नकाल चल पाए, क्योंकि प्रश्नकाल को लेकर और शून्यकाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक आम सहमति बनाई थी कि कम से कम इन चीजों को चलने दिया जाए, जिससे कि जो जनहित के जो मुद्दे हैं वो उठाने में विपक्ष को ही सहूलियत हो। दूसरा, सरकार से सवाल पूछने का जो वो कहते हैं कि उनका अधिकार है, तो वो उस अधिकार का भी प्रयोग कर पाए और सरकार भी बता पाए कि किन किन मुद्दों पे जो सवाल हैं उसके जवाब क्या है। लेकिन इसका ये जो नीति बनी ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रभावी होती हुई ज्यादा दिखाई दी, राज्यसभा में इसका असर कम देखने को मिला। राज्यसभा में इसका असर कम नजर आया और यही वजह है कि राज्यसभा में लगातार जो टकराव है पक्ष विपक्ष का वो जारी है। लेकिन आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, उम्मीद करते हैं जिस अच्छे बदलाव का आप जिक्र कर रहे हैं वो जरूर आज संसद भवन में नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज बेहद अहम दिन है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। संविधान पर होगी चर्चा, साथ ही संसद पर हुए आतंकवादी हमले की आज 23वीं बरसी है। 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन पर आतंकियों ने हमला किया था। हालांकि जवानों ने अपनी वीरता से इस हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए कई जवान शहीद हो गए थे। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं ताकि परिंदा भी अब पर नहीं मार सकता। 13 दिसंबर ये वही तारीख है जब भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को संसद की कार्रवाई सामान्य रूप से चल रही थी। सुबह करीब 11:20 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन और गृह मंत्रालय के फर्जी स्टिकर के साथ सुरक्षा बैरियर को पार करते हुए संसद भवन परिसर में पहुंचती है और कार में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी AK-47 और हैंड ग्रेनेड से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसमें CRPF की एक महिला कांस्टेबल सहित 6 पुलिसकर्मी और 3 संसद भवन कर्मी शहीद हो गए, जबकि 15 कर्मी घायल हुए। हालांकि सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। हमले के समय संसद के अंदर 100 से अधिक सांसद मौजूद थे। इस आतंकी हमले की साजिश के पीछे मोहम्मद अफजल गुरु, SAR गिलानी और शौकत हुसैन सहित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ था। कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें इस्तेमाल की गई कार और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से ट्रैक किया गया। इन चारों को दिल्ली की पोटा अदालत द्वारा 16 दिसंबर 2002 को दोषी करार दिया गया। हमले के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस हमले के बाद संसद की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए कुछ विशेष उपाय किए गए, जिनके तहत
केवल प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को ही संसद भवन तक कार से जाने की अनुमति है। मंत्री और सांसदों के अतिरिक्त सभी को सघन तलाशी और मेटल डिटेक्टरों से होकर गुजरना होता है। संसद भवन के अंदर सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया। संसद हमले में शहीद हुए सभी जवानों को उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश नमन करता है। लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा के लिए उनका समर्पण हर नागरिक को प्रेरणा देता रहेगा। साथ ही मानवता के दुश्मनों को ये स्पष्ट संदेश भी है कि देश की ओर आंख उठाकर देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इतने वर्षों के बाद भी जारी है, आज भी हरे हैं वो जख्म। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठाता रहा है। और आज की अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज का दौरा करेंगे और महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम संगम स्थल पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे और इसके बाद अक्षय वट वृक्ष स्थल पर प्रार्थना करेंगे। हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में भी दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी भ्रमण करेंगे। प्रयागराज में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। इसमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड, ओवरब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवरफ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री गंगा नदी की ओर जाने वाली छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। मंदिर के प्रमुख गलियारों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा शामिल हैं। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। ये चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। संगम नगरी में पीएम मोदी का आज का दौरा सुर्खियों में रहने वाला है। उनकी इस यात्रा से इस बार के महाकुंभ की तैयारियों को और नजदीक से जानने का मौका मिलेगा। संवाददाता आशुतोष शुक्ला की प्रयागराज से एक खास रिपोर्ट देखते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर यह पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करके विधिवत इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। आप हमारे पीछे ठीक देख सकते हैं कि किस तरह से उनके कार्यक्रम को लेकर के व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं और संपूर्ण कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन लगातार यहां पर लगा हुआ है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महाकुंभ को जाना जाता है। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में किला घाट पर आकर के अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, इसके अलावा गंगा रिवर फ्रंट, तमाम सारे ऐसी परियोजनाएं, लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री यहां पर लोकार्पण करेंगे अथवा शिलान्यास करेंगे। सरकार की इसके अतिरिक्त जो मंशा है वो साफ तौर पर यह है कि इस पूरे कुंभ मेले को किस तरह से डिजिटल ढंग से जो है संपादित किया जाए, प्लास्टिक मुक्त रखा जाए, जिससे कि इसकी दिव्यता और भव्यता बेहतर तरीके से निखर करके सामने आ सके। अनुमान है मेला प्रशासन का कि लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर संगम मेला क्षेत्र में गंगा की रेती में आकर के तमाम सारे अपने धार्मिक कृत्यों को करेंगे, जिसके लिए उनके लिए तमाम विशेष सुविधाएं, संतों से भी मुलाकात करेंगे, उनके साथ गहन चिंतन और विमर्श भी करेंगे और इसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कुंभ की तमाम सारी व्यवस्थाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं को जानकारी भी लेंगे। रत्न जटित कलश की पूजन में सभी धार्मिक संप्रदाय, जो विभिन्न संप्रदाय हैं उसके जो है पुजारी होंगे, उनके धर्माचार्य होंगे, जो यहाँ पर गंगा पूजन में शामिल होंगे। संगम तट पर प्रधानमंत्री के गंगा पूजन के लिए तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित सभी धर्माचार्यों के साथ यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। गंगा पूजन के साथ ही महाकुंभ 2025 का विधिवत आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। महाकुंभ 2025 आस्था का अमृतकाल होगा, जिसमें सनातन धर्म की पताका एक बार फिर फहराएगी। संगम की तट पर लगने वाला यह मेला अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा, क्योंकि प्रशासन की तैयारियां ऐसा ही बताती हैं। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयाग। तो आइए अब आपको सीधे प्रयागराज ही ले चलते हैं। आशुतोष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, महाकुंभ की तैयारियों का जो एक मेगा प्लान है, उसकी एक झलक कहीं ना कहीं आज नजर आएगी लोगों को। क्या कुछ तैयारियां की गई, किस तरह से पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है प्रयागराज इस वक्त महाकुंभ के आयोजन के लिए, वो आज देखेंगे सब लोग और प्रधानमंत्री पहुंचने जा रहे हैं। क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं कि कब से ये कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है? देखिए, औपचारिक रूप से अगर हम जया कहें तो अगर स्नान पर्वों की बात करें तो पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है, तब से इस आयोजन का जो है विधिवत आरंभ होगा। लेकिन यह माघ मेला जो है 13 दिसंबर यानी कि आज के ही दिन से प्रधानमंत्री के गंगा पूजन के साथ ही आरंभ हो जाएगा। तैयारियां महाकुंभ को लेकर के जो भी प्रशासन ने की हैं वो सारे अंतिम चरणों में हैं। अखाड़ों की व्यवस्था हो, चाहे कल्पवासियों की व्यवस्था हो, या लोगों के सुव्यवस्थित आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण हो, या फिर उनके रुकने के लिए टेंट हाउसेस की व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से वो सारी तैयारियां जो है अंतिम चरण में हैं। और अब जबकि आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर के तमाम लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो है लोकार्पित करेंगे प्रयागराज के लिए, साथ ही उन तमाम परियोजनाओं का लाभ तत्काल रूप से जिसमें महाकुंभ में भी लोग उठाएंगे, तो निश्चित रूप से अद्भुत और अकल्पनीय निखर करके महाकुंभ मेला 2025 आएगा। जय, मैं बता दूं, मैं इस वक्त अरैल घाट पर हूं। यही प्रधानमंत्री जेट क्रूज से बैठ करके हमारे ठीक पीछे किला घाट पर जाएंगे। किला घाट पर ही जो है वहाँ पर अक्षय वट कॉरिडोर और सरस्वती कूप कॉरिडोर और साथ में सटा हुआ हनुमान मंदिर है, उसका भी कॉरिडोर है। आप हमारे इस तरफ देख सकती हैं कि जहाँ पर संगम है, जहाँ पर गंगा और जमुना का मिलन होता है, इन दोनों के मिलन स्थल पर आकर के प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करेंगे। लगभग 4 घंटे के अपने कार्यक्रम में निश्चित रूप से वो न केवल देशवासियों को यहाँ पर आने के लिए निमंत्रित करेंगे, बल्कि आस्था के इस अमृतकाल को देखने के लिए वो देश और विदेश से लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। इसके साथ ही तमाम सारे स्वच्छाग्राहियों को यहाँ पर आने वाले, जिसका प्रशासन का अनुमान है कि 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पर आ सकते हैं, उनके सुरक्षा दृष्टिकोण से किस तरह से इस पूरे महाकुंभ को तकनीक से लैस किया जाए, किस तरह से डिजिटल किया गया है। बिल्कुल आशुतोष, ये बहुत अहम चीज है, जिस तरह से राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय वहां से जिस तरह से पर्यटक वहां पहुंचेंगे, एक बड़ी अच्छी यहाँ पर पहल है कि कैसे इस पूरे महाकुंभ को डिजिटल बनाया गया है, हाईटेक बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसकी जानकारी मिल सके। उस पहलू से क्या कुछ तैयारी है? देखिए, एक ऐप विशेष तौर पर बनाया गया है जो पूरे कुंभ की जानकारी आपको देगा। अगर कुंभ में आप कहीं खो जाते हैं तो उसके लिए भी ऐप है, वो भी डिजिटल तरीके से ढूंढा जाएगा। इस तरह से जो है वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, उसके लिए भी ऐप है। सब एक कमांड कंट्रोल सेंटर के तहत जो है पूरा मेला क्षेत्र, और यदि हम कहें तो पूरा प्रयागराज जो है कैमरों की नजर में होगा। ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। इसके अलावा AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। तो पूरी तरह से यह कुंभ मेला जो है श्रद्धालुओं को व्यवस्था देने के लिए डिजिटल बनाया गया है, तकनीक से लैस बनाया गया है। निश्चित रूप से यह तकनीक जो है इस इतने बड़े आयोजन को संपादित करने के लिए बहुत ही काम आएगी। जय। बिल्कुल, विज्ञान भी, विरासत भी, जो हमारी सांस्कृतिक और आस्था का एक महासंगम यहाँ देखने को जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं। आशुतोष, जिस तरह से आपने कहा कि करीब 7,000 करोड़ की परियोजनाएं का शुभारंभ तो होगा ही, वहाँ की जो सांस्कृतिक जो आस्था की जो कड़ी है उससे भी जुड़ते हुए नजर यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है कि जो वहाँ के संत हैं, जो महात्मा हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। क्या कुछ वहाँ के जो आम निवासी हैं उनमें इस वक्त जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि प्रधानमंत्री जब गंगा पूजन करेंगे तो सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने संप्रदाय हैं उनके जो है पुजारी, उनके महंत, उनके जो है धर्माचार्य यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, साथ ही गंगा पूजन में भी वो सहयोग करेंगे। ये आस्था का
महाकुंभ होता है, अनादिकाल से चला आ रहा है और इससे जुड़ाव चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे गांव से निकल करके एक व्यक्ति जो भी यहाँ पर आता है अपने को अपना महसूस करता है, गंगा को अपना महसूस करता है, संगम की रेती को अपना महसूस करता है। ऐसा विहंगम दृश्य शायद दुनिया में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा कि जब बिना किसी आमंत्रण के लोग यहाँ पर लाखों लाख की तादाद में इकट्ठा होते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था करे और निश्चित रूप से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इस मेले के महत्व को समझा। यह केवल जो है धार्मिक और आस्था का ही मेला नहीं होता है, बल्कि जब आज पूरी दुनिया में पूरी तरह से बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, तमाम सारी वैमनस्यता है, उसमें सनातन धर्म अपनी पताका फहराएगा, शांति का संदेश देगा, जीवन को किस तरह से सरल ढंग से जिया जा सकता है, जीवन की उपलब्धियां क्या हो सकती हैं। आने वाले 1 महीने तक लगातार धर्माचार्य उस पर शोध करेंगे, तमाम सारे विचार विनिमय होंगे। तो इन सब से निकल करके आने वाला जो अमृत तत्व होगा वो निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया में वो गृहस्थ जो है उनके काम आएगा, दुनिया को चलाने के काम आएगा। तो निश्चित रूप से इससे जुड़ाव लोगों का वो प्रधानमंत्री ही नहीं संपूर्ण देशवासियों का होता है। अर्थ का भी जो है बहुत बड़ा यहाँ पर उत्पादन होता है। अर्थ और आस्था दोनों कहीं न कहीं मिल करके यहाँ पर एक नया स्वरूप प्रदान करती हैं। जय। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे संगम नगरी प्रयागराज में और किस तरह से महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां अंतिम चरणों में हैं उसकी एक झलक हमें देखने को मिलेगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें 40 से 45 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान लगाया गया है। इसी के मद्देनजर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए गोशिवा परिवार और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन समेत देश के 500 से ज्यादा संगठनों ने मिलकर मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों को प्लास्टिक प्लेट की जगह स्टील प्लेट और प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के थैले देने की योजना बनाई है, ताकि इस बार महाकुंभ प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बने। अकेले पश्चिम बंगाल में 11,000 से अधिक स्टील प्लेटें और कपड़े के बैग महाकुंभ मेले परिसर में पहुंच चुके हैं। जो लोग थाली देने आ रहे हैं वो उनको बता रहे हैं कि कुंभ क्षेत्र में जाएं, या आप सोचिए कि वो घर में भी इधर उधर प्लास्टिक न गिराएं, उसको अलग से इकट्ठा करें और कुंभ क्षेत्र में जाके प्लास्टिक या कागज का टुकड़ा या खाने की कोई वस्तु इधर उधर नहीं करें और जो कुंभ क्षेत्र है उसको खूब स्वच्छ रखें। तो यकीनन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है इस बार महाकुंभ का आयोजन। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा।
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ तेज कर दी है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अपने सत्यापन अभियान के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को 32 लोगों के दस्तावेज एकत्र किए गए। पुलिस ने न्यू सीमापुरी की E44 झुग्गियों में ये व्यापक अभियान चलाया। पुलिस को जो 32 लोग मिले हैं, इनके परिवार के सदस्य बांग्लादेश से कई वर्ष पहले भारत आए थे और दिल्ली में आकर बस गए। जो लोग आए थे उनमें से अधिकतर लोगों की मौत हो गई है। उनके परिवार के सदस्य यहाँ रह रहे हैं और उनके आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज दिल्ली के बने हुए हैं। पुलिस ने सत्यापन के लिए इनके कागजात की कॉपी अपने पास जमा कर ली है। इन सबके डॉक्यूमेंट्स को FRRO भेजा जाएगा। इनको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्देश के बाद अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें बाहर निकालने के लिए 2 महीने की समय सीमा तय की गई है। पुलिस घर घर जाकर सत्यापन के तहत कई टीम संदिग्ध लोगों के आधार कार्ड नंबर, मतदाता पहचान पत्र नंबर जैसे डेटा एकत्र कर रही है। डेटा एकत्र करने के बाद एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसे उचित सत्यापन के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को भेजा जाएगा। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके में बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को पुलिस ने कालिंदी कुंज में बनी झुग्गियों में जाकर लोगों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की। यह ऑपरेशन शहर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अतिक्रमण हटाना, अवैध रूप से प्राप्त सरकारी दस्तावेजों को रद्द करना और ये सुनिश्चित करना कि इन व्यक्तियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के निर्देश पर लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं और उन्हें कालिंदी कुंज, शाहीन बाग और जामिया नगर सहित शहर के अलग अलग इलाकों में भेजा गया है। टीमें घर घर जाकर निवासियों के आधार और वोटर ID कार्ड की जांच करके उनकी पहचान की पुष्टि में जुटी है। इससे पहले LG सचिवालय ने पुलिस को दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए 2 महीने का विशेष अभियान चलाने और समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा था। ये कदम दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधि मंडल द्वारा पिछले शनिवार को LG VK सक्सेना को दिए गए ज्ञापन के मद्देनजर उठाया गया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई थी। दिल्ली में अवैध रूप से कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने यह विशेष अभियान शुरू किया है। कैमरामैन राजकुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें 21 नाम हैं। इसकी पहली खास बात यह है कि पूर्व CM शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से मैदान में उतारा गया है। इसी सीट से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। हालांकि इस बार अभी तक इस सीट पर आम आदमी पार्टी की दावेदारी सामने नहीं आई है। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने 2013 के चुनाव में नई दिल्ली से ही शीला दीक्षित को हराया था। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बादली से चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के भी नाम हैं। पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को बल्ली मारान से उतारा गया है। अब्दुल रहमान सीलमपुर से और अली मेहदी को मुस्तफाबाद से चुनाव वो लड़ते हुए नजर आएंगे। 2 महिला उम्मीदवारों में रागिनी नायक वजीरपुर से और अरुणा अनिल कुमार पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र आदर्श शास्त्री को द्वारका से उम्मीदवार बनाया गया है। तमिलनाडु के डिंडीगुल की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित में इस वक्त एक बड़ा सवाल है। यहां पर संदीप दीक्षित को उतारा गया है नई दिल्ली सीट से, जिस पर विधायक हैं केजरीवाल। लेकिन अभी फिलहाल आपकी तरफ से केजरीवाल की उम्मीदवारी को लेकर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल और संदीप दीक्षित का अगर आमना सामना होता है तो पूरी तरह से कांग्रेस और आप अपने सामने आते हुए नजर आएंगे। तमिलनाडु के डिंडीगुल त्रिची रोड पर स्थित 4 मंजिला सिटी प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग लगने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है
और इस आग में एक छोटे लड़के और 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 50 से ज्यादा लोग, मरीज, मेडिकल स्टाफ और अटेंडेंट आग की चपेट में आ गए क्योंकि आग तेजी से अस्पताल के परिसर में फैल गई। अस्पताल में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के लिए 50 से अधिक एम्बुलेंस बुलाई गई। घटना रात 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण अस्पताल में आग लग गई। जिला कलेक्टर पुंगोड़ी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से अस्पताल का दौरा किया। प्रारंभिक चिकित्सा रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कई मरीजों को गंभीर चोटें आई हैं और जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जलभराव हो गया है। तिरुनेलवेली और मदुरई, चेन्नई, विल्लुपुरम और कुछ इलाकों में रात भर से बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण पुडुचेरी और कराईकल में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और कराईकल के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं मछुआरों को भी अगले 3 दिनों तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण कई उड़ानों का रूट डाइवर्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर सहित भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया और व्यापक क्षेत्र की दीर्घकालिक शांति, स्थिरता और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई तथा यूएई में बड़े और जीवंत भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यूएई के नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के कार्यान्वयन पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान यूएई के उप प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। वहीं प्रधानमंत्री ने क्षेत्र की दीर्घकालिक शांति, स्थिरता और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में बड़े और जीवंत भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए वहां के नेतृत्व का धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ 15वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं ने चौथी भारत संयुक्त अरब अमीरात रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रणनीतिक वार्ता प्रभावी मंच है जो नेतृत्व मार्गदर्शन को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। भारत और पुर्तगाल के विदेश मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में अहम मुलाकात होने वाली है। इस दौरान दोनों देशों के आपसी हितों पर बातचीत होगी। दरअसल पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंगेल भारत की अपनी पहली यात्रा पर दिल्ली में हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन पुर्तगाली विदेश मंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे।
अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले की वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मैं उन वीरों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने 2001 में आज के दिन हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका साहस और निस्वार्थ सेवा हमें प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्र उनके और उनके परिवारों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इस दिन मैं आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के अटूट संकल्प को दोहराती हूँ। हमारा देश आतंकवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। तो राष्ट्रपति ने शहीदों को किया नमन। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं संध्या इस वक्त। संध्या, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं मोहर्रम के महारथी से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता के साथ पहले पेज पर स्थान दिया है और प्रकाशित किया है। जी हां, शतरंज में भारत की नई बादशाहत, 18 साल के गुकेश ने जीता खिताब। आपको बताएं कि चीन के डिंग लिरेन को अंतिम मुकाबले में पटखनी दी है डी गुकेश ने, और ये खबर आज सभी अखबारों ने ली है। और उन्होंने ये भी बताया कि जीत दर्ज करने के बाद कि 10 वर्षों से इस पल का सपना देख रहा था और ये सपना जब साकार हुआ तो मैं भावुक भी हुआ, लेकिन मन में जहन में एक ही बात थी कि कैसे भी विश्व चैंपियन बनना है, जो खिताब जीतकर भारत को बादशाहत दिला दी गई। एक और खबर की बात करें, ये है एक देश एक चुनाव से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज प्रमुख अखबारों ने स्थान दिया है। दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया और लिखा है कि एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी। आपको बताएं कि उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव से जुड़े संशोधित विधेयक के प्रारूप पर मोहर लगा दी गई है, ये बात लिखी गई है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि संसद के इसी शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश कर सकती है सरकार। व्यापक सहमति बनाने के लिए जेपीसी के पास भेजे जाने की भी संभावना। और आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा कार्यकाल में ही लागू किए जाने का इसको ऐलान किया था। कोविंद समिति की क्या कुछ मुख्य सिफारिशें हैं, उसे भी इस खबर में प्रकाशित किया गया है, जिसे पढ़ा जा सकता है। एक और खबर की बात करते हैं, हरिभूमि अखबार ने इसे अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है और लिखा है कि मंदिर मस्जिद से संबंधित नया मुकदमा अभी नहीं होगा दायर। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थलों के सर्वे पर भी रोक लगा दी है और कहा कि इससे पहले लंबित मामलों में निचली अदालतें कोई प्रभावी और अंतिम फैसला नहीं लेगी। तो ये खबर भी आज हमें देखने को मिली है। एक और खबर की बात करें, ये है विवादित टिप्पणी से जुड़ी हुई खबर। जी हां, लोकसभा के सांसद कल्याण बनर्जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो विवादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर के उन्होंने लिखित में माफी मांगी है और इसके संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को ये जानकारी भी दी है। एक और खबर की बात करें, जिसे आज हरिभूमि अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया और बताया कि वायुसेना के लिए HAL से खरीदे जाएंगे 12 सुखोई विमान। रक्षा मंत्रालय से हुआ है समझौता और नासिक में होगा इन विमानों का उत्पादन। कुल 13,500 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। एक और खबर की बात करते हैं, चलते चलते आपको बताएं कि हिंदुस्तान अखबार ने देश दुनिया पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया कि गजा में जंग के बीच जीना नहीं चाहते हैं बच्चे। तमाम आंकड़ों के साथ इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है। इजराइल हमास जंग में तबाह हो चुके गजा के बच्चों में जीवन जीने की इच्छा अब खत्म सी हो गई है और तबाही के बीच लगभग 96% बच्चे जीना नहीं चाहते हैं या उन्हें अपनी मौत
करीब दिखती है। तो आज इस खबर को भी प्रमुखता के साथ देश दुनिया पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन खबरों की सुर्खियों से हमें रूबरू कराने के लिए। और आइए अब देखते हैं नया सवेरा में दुनिया भर से कुछ खास खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया है। साथ ही इस क्षेत्र में भारत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने भारत की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया। इमैनुअल मैक्रों ने बताया कि शिखर सम्मेलन से पहले से ही फ्रांस इस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा इस शिखर सम्मेलन की विभिन्न टीमों में योगदान की काफी उम्मीदें हैं। इस समिट के दौरान गलत सूचना और एआई का दुरुपयोग जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बता दें कि अगले वर्ष 2025 में 10 और 11 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का पेरिस में आयोजन होने जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित 90 देशों को के भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने 2024 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा है। ट्रंप को चुनावों में उनकी शानदार वापसी और दुनिया में अमेरिका की भूमिका को लेकर यह सम्मान दिया गया है। मैगजीन ने ट्रंप को एक पीढ़ी में एक बार होने वाले राजनीतिक बदलाव का अग्रणी बनने और अमेरिकी राष्ट्रपति पद को नया आयाम देने के लिए इस खास खिताब से नवाजा है। इस वर्ष के पुरस्कार के लिए उन्हें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, एलन मस्क, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वेल्स की राजकुमारी केट सहित प्रमुख हस्तियों के साथ फाइनलिस्ट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। और अब बात कारोबार जगत की। भारत की आर्थिक यात्रा में एफडीआई से उल्लेखनीय बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के दौरान देश में विदेशी निवेश $1 ट्रिलियन को पार कर गया है। इन आंकड़ों से जाहिर है कि भारत को दुनिया भर में एक सुरक्षित और प्रमुख निवेश डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता मिल रही है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, टेलीकॉम बिजनेस और निर्माण विकास, ऑटोमोबाइल, रसायन और दवा क्षेत्र में आया है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 10 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 165.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले दशक की तुलना में 69% की वृद्धि को दिखाता है। सबसे ज्यादा करीब 25% एफडीआई मॉरिशस रूट से आया है और इसके बाद सिंगापुर से में 24%, अमेरिका से 10%, नीदरलैंड से 7%, जापान से 6%, ब्रिटेन से 5%, यूएई से 3% रहा है। देश में विदेशी निवेश में जर्मनी और साइप्रस की हिस्सेदारी भी रही है। देश में महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। नवंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.48% हो गई है, जो कि अक्टूबर में 6.21% थी। बीते महीने ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 5.95% रही है। वहीं शहरी इलाकों में खुदरा महंगाई दर 4.83% है। वहीं खाद्य महंगाई दर नवंबर 2024 में 9.04% पर रही है। ग्रामीण इलाकों में ये 9.10% और शहरी इलाकों में 8.74% थी। नवंबर 2024 में सब्जियों, दालों, चीनी, फल, अंडे, दूध और उत्पाद, मसाले, परिवहन, संचार और पर्सनल केयर सहित कई श्रेणियों में महंगाई दर में कमी देखने को मिली। एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 31 मार्च 2023 को 1.65 करोड़ से बढ़कर इस साल 30 नवंबर तक ये 5.60 करोड़ हो गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था कि इस अवधि के दौरान 3.95 करोड़ उद्यमों की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि उद्यम पोर्टल पर प्रतिदिन पंजीकरण की औसत संख्या अब 30,000 से अधिक है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के तहत पंजीकृत कुल महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम 2 करोड़ 19 लाख से अधिक है। भारत में पिछले 6 वर्षों में डेटा सेंटर बाजार में शानदार निवेश हुआ है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट CBRE साउथ एशिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में $60 बिलियन का निवेश किया गया है।
साथ ही वर्ष 2019-2024 के बीच बड़ी संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आकर्षित हुए हैं। भारत की विकास दर को देखते हुए 2027 के अंत तक इस क्षेत्र में क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट $100 बिलियन पार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत का कुल डीसी स्टॉक लगभग 19 मिलियन वर्ग फीट है, जिसके 2025 के अंत तक 31 मिलियन वर्ग फीट तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 2025 तक मुंबई, चेन्नई 475 मेगावाट कैपेसिटी निर्माणाधीन है। साथ ही बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद, कोची, विशाखापट्टनम और लखनऊ जैसे टियर 2 शहर क्षेत्रीय डेटा खपत वृद्धि और लागत दक्षता लाभों के कारण डेटा केंद्रों के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट में अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। भारत की वर्तमान डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1255 मेगावाट है। वहीं 2024 के अंत तक इसके 1600 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। देश में तेजी से बढ़ता प्रौद्योगिकी प्रसार, डिजिटल परिवर्तन, इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, नीतिगत समर्थक और AI जनरेटेड डेटा कार्यभार में बढ़ोतरी डेटा सेंटर की वृद्धि के लिए अहम होंगे। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी समाधानों और एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और आइए नजर डालते हैं खेल जगत पर। अठारह साल के भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश शतरंज के नए विश्व चैंपियन बन गए हैं। गुकेश ने सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के 14वें दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया। लिरेन को हराने के बाद गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचने वाले 18 साल के डी गुकेश को जीत की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने गुकेश को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हर भारतीय की ओर से मैं कामना करती हूं कि आप भविष्य में भी इसी तरह सफल होते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचने वाले डी गुकेश को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर गुकेश की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि ये जीत गुकेश की अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का परिणाम है। भारत की महिला जूनियर हॉकी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप के अपने चौथे मुकाबले में थाईलैंड को 9-0 से हराया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उसने साथ ही मुकाबले में बड़ी जीत के साथ ही टीम इंडिया ने आगामी जूनियर विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अब डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में देखे जा सकेंगे हॉकी मैच। दूरदर्शन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हॉकी इंडिया लीग के साथ आधिकारिक प्रसारण भागीदार के तौर पर करार किया है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और हॉकी इंडिया लीग के संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह के बीच इस करार पर हस्ताक्षर हुए। वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में के क्वार्टर फाइनल में हार के बाद टूर्नामेंट में भारतीय महिला स्क्वैश टीम का सफर समाप्त हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम 8 में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों हार झेलनी पड़ी। वहीं भारतीय पुरुष टीम को भी वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में भारतीय पुरुष टीम को फ्रांस की टीम से शिकस्त मिली। फटाफट देख लेते हैं खबरें सिने जगत से। मोहनलाल की आगामी फिल्म बारोज गार्डियन ऑफ ट्रेजर का 3D ट्रेलर रिलीज हुआ। इस फिल्म के जरिए मोहनलाल निर्देशन में पहली बार हाथ आजमा रहे हैं। फिल्म 25 दिसंबर को होगी रिलीज। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन बॉक्स ऑफिस पर 25 दिसंबर को होगी रिलीज। बेबी जॉन इटली की 2016 की तमिल फिल्म थेरी का हिंदी रूपांतरण है।
सोनू सूद के निर्देशन में बनी फिल्म फतेह 10 जनवरी को होगी रिलीज। फिल्म में शिव ज्योति राजपूत और नसरुद्दीन शाह भी आएंगी नजर। अक्षय कुमार हुए चोटिल। अक्षय कुमार को फिल्म हाउसफुल 5 के सेट पर आंख में लगी चोट, उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा गया है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का हिस्सा बनी। कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। फिल्मोत्सव में आमिर खान, रैपर हनी सिंह के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री यो यो हनी सिंह फेमस 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। हनी सिंह की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं, उन्हीं की झलक दिखेगी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर पश्चिम भारत शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत और आसपास के मध्य भाग में अगले 2 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की आशंका जताई है। हरियाणा के कुछ भागों में, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर चलेगी। ठंड की वजह से दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे में शरण ले रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में जाता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के नेहरू नगर में आज सुबह सबसे अधिक AQI 330 दर्ज किया गया। इसके अलावा बवाना, पूसा, सिटी फोर्ट, विवेक विहार और आनंद विहार में AQI 300 के पार दर्ज हुआ है। इस बीच मुंबई में सुबह सवेरे धुंध की चादर छाई हुई दिखी। तो उत्तर भारत और दिल्ली में कुछ इस तरह से हाल है मौसम का। न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर डाल लेते हैं नजर। इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं मीजो जनजाति द्वारा किया गया सबसे प्रसिद्ध नृत्य चेराव। इस